बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट वक़ार अहमद ख़ान। वेलकम टू द शो गेस्ट लॉन्च। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ सक्सेस स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं। वो लोग जिन्होंने बहुत कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगियों को गुजारा, न सिर्फ अपनी कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजारी बल्कि अपने वतन में ही रह के न सिर्फ अपने आप को तरक्की दी बल्कि इस मुल्क की तरक्की का भी बाइस बने। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे इस आज के प्रोग्राम में मौजूद है जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं, और मैं बड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैं कामयाब हुआ आज इस शख्सियत को लाने के लिए, और मैंने चाहा कि इनको बिठाएं और हम बात करें उसी तरह से, वही सक्सेस स्टोरी, वही पैट्रियोटिज़म, पाकिस्तान की बातें, पाकिस्तान की मोहब्बत की बातें जो सुनते रहें तो दिल नहीं भरता, और जो कहते रहें तो दिल चाहता है कि इसको बोलते रहें। पाकिस्तान इतनी प्यारी चीज़ है हमारे लिए, इसमें कोई शक नहीं। आज की मेरी शख्सियत एक बहुत मशहूर व मारूफ बिजनेसमैन पाकिस्तान के और एक्स प्रेसिडेंट हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। 65 ईयर्स का एक कामयाब सफ़र इख्तियार किया। किस तरह किया, आइए इनसे बात करते हैं। द वन एंड ओनली मजीद अजीज़ साहब। सर, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। सफ़र आपका, अगर हम बात करें बिज़नेस से पहले, तालीम से अगर हम चलें तो किन रास्तों से चल के आप पहुँचे इस मुकाम तक? देखिए, मेरी जो फैमिली है उसमें तालीम पे बड़ी तवज्जो दी जाती है। हमारे घर में कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है और खेलने के काबिल होता है छोटा, तो गुड़िया या प्लेन या कोई ट्रेन सेट नहीं देते, किताब हाथ में दे देते हैं। मेरे दादा, मेरे वालिद दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मेरे दादा की जो लाइब्रेरी थी उन ज़माने में, यहाँ 60s तक 70s तक, वो कराची की कहते थे सेकंड बेस्ट प्राइवेट लाइब्रेरी थी। वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान बनने से पहले या उससे बाद? बात हमारे बात तो हमारी शुरू होती है पाकिस्तान के बाद ही। और मेरे वालिद साहब और मेरे दादा को हज़ारों शेर मुंह पे याद थे। वेरी गुड। तो अदब से बहुत लगाव था? हाँ, मेमन होने के बावजूद, और क्लासिकल म्यूज़िक की बारीकियों भी जानते थे। एक तो होता है ना जो सुनते हैं, बिल्कुल उनको पता चल जाता था कि अगर गुलाम अली भी गलती कर रहा पकड़ लेते थे, इतना था। तो हमें जो तालीम दी गई थी तो इसका कंसंट्रेशन ये था कि तालीम पे तवज्जो देनी। हम माशाल्लाह 8 भाई बहन हैं, हमारे बच्चे भी हैं, और हम बहनें इतनी नहीं थी होशियार जितनी भाई हैं। अब उल्टा हो गया, बेटियां ज़्यादा होशियार हैं, और हम माशाल्लाह स्कूल में हर जगह टॉप करते थे। यहाँ तक कि मेरे वालिद के एक एम्बिशन थी कि मेरे 5 बेटे अमेरिका में पढ़े, और उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। और ख़ास तौर पर जब 71 वॉर हो गई, जब हमारे बांग्लादेश और यहाँ के जब बिजनेसेस चले गए, इसके बावजूद उन्होंने इसको हाथ से जाने नहीं दिया। उस पार्टीशन के वक्त आपकी उम्र कितनी थी? कोई 21। मैं अमेरिका में था, मैं आ रहा हूँ मैं उसमें, और इनके दिमाग में था कि वो अमेरिका में जाके पढ़ें। और तालीम सिर्फ नहीं, किताबी वाली तालीम के लिए नहीं अमेरिका भेजा था, या हमें कोई गलत रास्ते पे जाने के लिए अमेरिका नहीं भेजा था। जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने हमेशा कहा भी है। उन्होंने कहा कि आपका जो होराइजन है ना उसको ब्रॉड करना है, आप दुनिया को दूसरी नज़र से देखें, और आप पढ़ाई भी करें और दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ देखें। और यही हुआ कि एक सोच के साथ गए थे कि बैचलर्स भी की, मास्टर्स भी की, कि वापस मुल्क में आना है, वापस इस मुल्क में आना है, और हमारे जो भी काम है उसमें लगना है। वही सोच बना के गए थे कि 4 साल 5 साल 6 साल जो भी पढ़ाई के हैं वो ये करके आना है। और आप सोचें, मैं और में से जो छोटा भाई है रफ़ीक, हम सितंबर 69 में गए थे,
46 साल पहले। उस वक्त यहाँ तक था कि कई दफ़ा ये हुआ है कि वो कहते हैं अच्छा पाकिस्तान इज़ इट इन इंडिया। उनको ये नहीं बताती कि पाकिस्तान भी एक मुल्क है। उस ज़माने ना गूगल था, ना कंप्यूटर थे, ना मोबाइल फ़ोन थे, ना लैपटॉप थे, ना फेसबुक ट्विटर, कुछ नहीं थे। तो लोगों को इतनी अवेयरनेस ही नहीं थी। मैं जिस स्टेट में था, जिस जगह था, वो कंजर्वेटिव है, इंडियाना। तो उन्होंने ऐसा हुआ है कि कई दफ़ा मैं पहला फॉरेनर था जो इन्होंने कभी बात की हो। तो उस ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ और इन्होंने कहा जी आप वहाँ जाएं, तालीम हासिल करें, अपना दिमाग खोलें, चॉइस आपकी है कि वापस आना है कि नहीं। और एक और साथ साथ है, क्योंकि आपने ये प्रोग्राम में पर्सनल भी पूछा है और हुब्बुल वतनी की भी बात की है, तो मैं ये कहूँगा कि मौके भी मिले, ये हुआ, लेकिन हमने पासपोर्ट नहीं लिया। क्या एहसास था, क्या सोच थी उस वक्त कि वापस आऊं, क्या सोचा आपने? इसके लिए मैं ये जाऊँगा कि मेरे दादा का बड़ा हमारे ऊपर असर था। हम छोटे थे, वो कहते थे कि जी आपको पता ही नहीं है पेट्रोटिज्म क्या है। जब बात होती थी कभी, बोलते आपको पता ही नहीं है पेट्रोटिज्म, आपको समझ नहीं पड़ेगी। लेकिन जैसे ही आप बड़े होते जाएंगे आपको एहसास हो जाएगा कि पेट्रोटिज्म, हुब्बुल वतनी है चीज़ क्या, आपको पता चलता रहेगा। मैं अमेरिका में पाकिस्तान के लिए तकरीरें करता था, मेरी आदत तो ठीक है, बोल लेता था हर जगह। और बल्कि 71 का वॉर हुआ तो मैं टी शर्ट मैंने स्पेशल प्रिंट करवाए, पाकिस्तान पावर, और मैं पहन के जाता था। और मैं यंग थे, 19-20 साल के, तो जोश आ जाता था, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़रा भी बोलता था। यहाँ तक कि मुझे याद है, आई थिंक ये 72 की होगी बात, उसी दिन लिंडन जॉनसन, सदर लिंडन जॉनसन का इंतकाल हुआ था। वो मुझे दिन याद है, तारीख याद नहीं है। तो मेरी जो यूनिवर्सिटी में हम 3,500 लोग ऑडिटोरियम में स्टूडेंट्स और फैकल्टी और थे। और उस वक्त वहाँ का सबसे बड़ा कॉलमनिस्ट जो था वॉशिंगटन में, जैक एंडरसन, वो आया हुआ था तकरीर करने में, और वो पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था। और मैं उन 3,500 लोगों में खड़े होकर मैंने उससे आर्ग्यूमेंट शुरू कर दी थी कि मेरे मुल्क के ख़िलाफ़ तुम बोल रहे हो। तो इसके बाद जब ये प्रोग्राम ख़त्म वहाँ का हुआ और नेक्स्ट डे मुझे मेरे क्लास फेलोज़ मिले, मैं जब कैंपस में घूमता था तो लोग आके मेरा हाथ मिलाते थे कि एटलीस्ट यू आर टॉकिंग अबाउट योर ओन कंट्री। तो एक चीज़ मुझे बड़ी वहाँ ख़राब लग रही थी, और मैं बहुत से पाकिस्तानी जब वहाँ आते थे तो मेरे खुद पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोलते थे, ऐसे हम हमको दकियानूसी लोग हैं। कहा साहब हम दकियानूसी नहीं हैं, हम अगर खुद को हकीर फ़कीर समझेंगे तो हम ख़राब हैं, ठीक है। तो मैंने वहाँ मेरे अखबार में वहाँ पूरा वो भी आया हुआ था, मेरा इंटरव्यू टाइप भी था, जिस तरह आप कर रहे हैं, टीवी तो नहीं था मेरा, वहाँ रेडियो पे भी वहाँ होता था। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी कि मैं भाई जी आप अल्लाह करे पाकिस्तान आओ ही नहीं। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि मोस्ट ऑफ देम हैव नेवर कम टू पाकिस्तान, वहाँ ही रहते हैं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। और मेरी जो ग्रुप थी बड़े अच्छे थे, सब अमेरिकन सिटीजन बन गए, वहाँ शादियाँ की, सब वहाँ ही रह रहे हैं। मैं वाहिद था आया, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया कि मेरा ऑब्जेक्टिव था कि वापस आके अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, मेरे मुल्क के लिए मेरी पहचान है। अच्छा मजीद और साहब, मेरे वो फैमिली के लिए ये एक बदकिस्मती की बात है, आपने अच्छी एक हाईलाइट की है कि जो लोग हमारे मुल्क से जाते हैं, पढ़े लिखे यहाँ, सब कुछ यहाँ, और अगर मौका मिल जाता है अब्रॉड जाने का, तो क्या वजह है कि हम वही दकियानूसी जो तर्ज ज़िंदगी आपने जिसकी तरफ इशारा किया अख्तियार करते हैं? ऐसा क्यों है? सीधी है, आप अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालेंगे, अपने आप को समझेंगे कि भाई हम कुछ नहीं है। आपको उन लोगों को पता ही नहीं है मुल्क में क्या है। बाय हार्ट मुझे आप बात बताएं, मैं बहुत से लोगों से बात करता हूं और मुझे तो ये जवाब मिलता है, जो वाकई पैट्रियोटिक सिटीज़न है पाकिस्तान का, वो कहता है जनाब
पाकिस्तान से अच्छा, खूबसूरत और सकून मुल्क कोई नहीं है। क्या आप एग्री करेंगे इस बात से? मेरे दादा ने मुझे ले गया, इन्होंने 62 में हमारी जो मेन फैक्ट्री है उन्होंने 62 में ख़रीदी थी, तो मुझे फैक्ट्री ले गए। मैं 12 साल का था, वो सीन याद है, कभी नहीं भूल सकता। तो हमारी जो फैक्ट्री में जो ग्राउंड था ना, उस पर अभी तक वो पेव्ड नहीं था, वो मट्टी थी। तो बोलते हैं मेरे दादा, मतलब मजीद मेमनी में पूछा कि मुझे क्वेश्चन किया कि ये क्या है। मैंने कहा मेरे दादा ये तो मट्टी है। तो ये मेरी और आपकी सोच में फ़र्क है, मुझे ये सोना दिख रहा है, आपको मट्टी दिख रही है। आई थिंक मेरा आपका सवाल का जवाब ये है। वेरी गुड। तो इसका मतलब है मजीद साहब के तरबियत का बड़ा मलदखल है बहुत। तो ये जो हमारे इस वक्त पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उनके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो बच्चों को पेट्रियोटिज़म सिखाएं। मैंने आपका कार्ड देखा, विजिटिंग कार्ड। मुझे एक चीज़ नाजरीन मैं बताना चाहूँगा, बहुत अच्छी लगी, बहुत खूबसूरत लगी। उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन उस विजिटिंग कार्ड का वो है पाकिस्तान फर्स्ट। सर वाई पाकिस्तान फर्स्ट? दिस इज़ माई क्वेश्चन। इसका मैं आपको ये है नाज़रीन, हम ये बात करेंगे और ये मैं कार्ड दिखाना चाहूँगा जिस पे आप देख सकते हैं तहरीर है पाकिस्तान फर्स्ट। आइए इसमें ये हम बात मैं करेंगे। इंडिया में भी देता हूँ। हाँ, अच्छा, वेरी गुड। दुनिया में यही कार्ड चला, मेरे पास 2 कार्ड नहीं होते। वेरी गुड, वेरी। हम इस पे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा वापस आते हैं। स्टे विद अस। सर वाई पाकिस्तान फर्स्ट? देखिए, मैंने ये जब लगाया है, लोग ये समझते हैं कि किसी पाकिस्तान के सदर या उसका नारा था तो मैं लगा रहा हूँ। मैं नहीं, इसके लिए नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको शुरू में कहा कि मेरे दादा ने कहा था, पेट्रियोटिज्म की बात की, वो कहा कि आप बड़े होंगे तो समझ आएगी, और हम बाहर गए तो और समझ आई। उस ज़माने में ये मेरे दिमाग में डाला हुआ है। तो मैं जब ये खैर ये हुआ तो मेरे को जब याद आना शुरू हो गया, तो मैंने कहा कि मैं जो अपना विजिटिंग कार्ड दुनिया में दूंगा उस पर पाकिस्तान फर्स्ट लिखा होगा। अच्छा, ये उस वक्त से जहन बना? हाँ, तो मेरा कार्ड एक स्पेशल कार्ड है। मैं एक ही कार्ड रखता हूँ। मैं चाहे चेंबर का प्रेसिडेंट बनूँ, मैं ज़राई तरक्याती बैंक का भी डायरेक्टर हूँ। बिल्कुल रहे आप। सरकारी बैंक है। मैं 4 साल सरकारी बैंक थी, SME बैंक। हालांकि मैं बैंकर नहीं हूँ, मैं फाइनेंस का बंदा नहीं हूँ। उनको कोई अच्छा नहीं मिला होगा तो मुझे बना लिया। मैं 4 साल उसका भी रहा। और काफ़ी जो बिजनेस काउंसिल्स हैं वो भी उसकी भी आपने बुनियाद रखी, हम उस पर भी बात करेंगे। और मैं इंडिया में भी मुझे बुलाते हैं तकरीर करने के लिए। मैं पिछले साल भी 4 दफ़ा गया हूँ, अभी श्रीलंका गया हूँ, बांग्लादेश जाते हैं। मैं इंडिया में भी ये कार्ड देता हूँ। मैं ये झंडा आप मेरे को देख रहे हैं ना, ये 14 अगस्त का झंडा नहीं है। मैं कोई 20-25 साल से लगा रहा हूँ। मेरा डेली ये होगा, और इंडिया में भी ना उतारता हूँ, ना चाइना में उतारता हूँ, ना अमेरिका में उतारता हूँ। ये मेरा ट्रेडमार्क है। इट्स योर स्लोगन। ये मेरा होगा। और मेरा जो नारा है, स्लोगन आपकी बात कर रहे हैं मेरा नारा बड़ा अच्छा है। अंग्रेजी में कहते हैं व्हेन नो वन कैन डू इट, पाकिस्तान कैन। वफा करोगे एंड वी प्रूव दैट। हमने प्रूव किया बहुत सारे मैदान में। देखिए, बात से बात निकलती है। तो मैं जब कराची चैम्बर का सदर था तो मैंने, और आज तक किसी ने नहीं किया, मैं पहली चैम्बर, किसी भी चैम्बर की डेलीगेशन लेके अमेरिका गया। स्टेट डिपार्टमेंट, कॉमर्स, कांग्रेस और पाकिस्तान के लिए लॉबिंग की। मेरी टीम जो थी 12 लोगों की, मैंने कहा कोई ज़ाती बिजनेस की बात नहीं करेगा, सिवाय ट्रेड, इंडस्ट्री और पाकिस्तान। और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जहाँ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भी तकरीर की थी, मैंने 45 मिनट्स एक्सटेम्पोर तकरीर की है। और मैंने इनको कहा कि भी आप पाकिस्तान, ये नारा वहाँ भी लगाया कि कोई जब नहीं कर सकता पाकिस्तान कर सकेगा। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे। और मैंने यहाँ कहा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहा फिर मेरा एक नारा होता है एक और, रिमेंबर वी हैव द बॉम्ब। हम आज आप ईरान को बॉम्ब नहीं बनाने देते, आपने इराक का बॉम्ब तोड़ दिया, आपने नॉर्थ वियतनाम को नहीं बना सकता, सऊदी अरेबिया नहीं बना सकता, लेकिन इस कयूर कौम ने
दुनिया को दिखा दिया वी आर द कि फर्स्ट हम इस्लामिक न्यूक्लियर बॉम्ब कंट्री। भी बना सकते हैं। यस सर, इसमें आप ये मुझे बताएं कि डेलीगेशंस वगैरह जब मूव करते थे तो आजकल के हालात खुसूसन देखा जाए और शहर कराची के हालात देखा जाए, उसमें थोड़ी सी बात कर लेते हैं। किन मसाइल का सामना कर रहे हैं? एक वो टाइम जब आपने बिज़नेस किया और बड़ा परवान चढ़ा, और अगर हम बात करें गवर्नमेंट की तो परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बहुत अच्छा रहा सिलसिला, Undoubtedly। और लेकिन टाइम बाय टाइम जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बड़ी वर्स्ट होती चली गई। आजकल अगर आप देखें इस गवर्नमेंट के अंडर तो किन मसाइल का सामना है हमारे ताजिर बिरादरी को? देखिए, पहली बात तो ये कि ये जो हुकूमत आई है जिसको हम कहते हैं बिजनेस फ्रेंडली, हर हुकूमत बिजनेस फ्रेंडली होती है। मसला ये आ गया कि हमने हमारी एक्सपेक्टेशन बड़ी ज़्यादा रख ली कि बिजनेस कम्युनिटी की फैसिलिटेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जिस मुल्क में 8.2% टैक्स टू जीडीपी रेशियो है, जहाँ लोग टैक्स नहीं देते हैं, जहाँ इंपोर्ट्स को ज़्यादा पजीराई मिलती है और एक्सपोर्ट्स को कम मिलती हैं या वो मुराद हासिल नहीं है एक्सपोर्ट नहीं के है, लिए? जहाँ गैस नहीं है, जहाँ बिजली का प्रॉब्लम है, जहाँ कराची वालों के लिए पानी का मसला है, हमारे को तो पानी तो हमारे लिए तो है ही नहीं, और जहाँ एफबीआर हो या और इदारे हो वो चूँकि और लोगों को नेट में नहीं लाते हैं तो सारा बर्फ गिरता है, तो जो ऑलरेडी अंदर है उसमें भी हमें सरवाइव करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन हम सरवाइव कर रहे हैं। और आजकल तो बहुत आसान है, किसका वो आके फैक्ट्री चलाएं। मैं अगर फैक्ट्री मेरी बंद कर दूं, जो भाव मिले बेच दूं, ज़मीन बेच दूं किसी वेयर हाउस वाले को, मज़दूरों को फारिग कर दूं जितने भी मेरे हैं, और पैसा लेकर दुबई इधर उधर मैं इन्वेस्ट कर लूं, तो सुकून की नींद यहाँ भी मिलेगी मुझे। अगर सिर्फ मुनाफा ही मेरा नस्बुल एन है तो मुझे किसी ने नहीं कहा कि आप फैक्ट्री चलाओ, मैं ट्रेडर नहीं बन जाऊँ। आज मैंने ये कर लिया, कैमरा इंपोर्ट कर लिया, कल मैंने दाल इंपोर्ट कर ली, कल मैंने सीमेंट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर ली, कल मैंने जैसा कि बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। करते हैं, तो वो आसान है। ना पानी का प्रॉब्लम, बिजली तो चाहिए नहीं, एक जनरेटर चाहिए, ना गैस का, ना मजदूर, ना EOBS SSC, ना ये वाले वो वाले, सीधा सीधा काम है। या इससे अच्छा काम तो ये है ना, रोज़ आपके अखबारों में ऐड आती हैं फुल पेज के, इतने करोड़ का, इतने लाख का, दुबई में ये ले लें, मलेशिया में ये कर लें, तो वो क्यों ना करूं मैं। तो इसका मतलब है आप ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी सादत है, अल्लाह ताला ने आपके ज़रिए इतने लोगों के जो मेरे है वो हिसाब से चूल्हे जलाए रखे हैं। ये पाकिस्तान के सबसे लार्जेस्ट स्टेक होल्डर जो हैं वो बिजनेस कम्युनिटी है, खासतौर पर सनअतकार, जो इसके बावजूद हम यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्या हमें कनाडा का पासपोर्ट नहीं मिल सकता? दुबई में रेजिडेंसी नहीं मिल सकती? मैं तो तड़ी दे यूँ हिम्मत से अपना ग्रीन पासपोर्ट देता हूँ। मैं सिर्फ वो ज़बानी बात नहीं करता, मैंने प्रूव करके देता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। पॉइंट ये है कि जैसा कि मैंने कहा, आज की जो अच्छा, उस ज़माने में तो इलेक्शंस होते थे, ये तो वो 22 फैमिलियाँ 25 फैमिलियाँ थी, आज तो 25,000 फैमिलियाँ हैं, लेकिन बड़ा आसान था नहीं आज भी। मुझे बहुत सी मेमन फैमिली है, बहुत सी और फैमिलियाँ हैं, वो दुबई शिफ्ट नहीं हो गई, शारजा चले गई, कुछ मलेशिया चले गए, कुछ अमेरिका चले गए। कम से कम लॉ एंड ऑर्डर का तो मसला इनको नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, मिलावट का खाना नहीं मिलेगा, पीने को अच्छा पानी मिलेगा। लेकिन जनाब, अगर हम सब ये सोचें कि हम निकल जाएंगे तो फिर क्या करना है इस मुल्क का? ये टेररिस्ट, एक्सट्रीमिज्म, लुटेरे फुटेरे 420 कदम छोड़ दिया जाए। बिल्कुल। क्या कायदे आज़म, मेरे परदादा को एक नशात वो था, जुनून कायदे आज़म का, हमारे घर तक कायदे आज़म आए हैं पूरी वो लेके, उस पर भी एक मैंने कहानी लिखी है। तो उन्होंने क्या गलती की है? क्या मेरे दादा ने या मेरे वालिद ने, जब मैंने आपको कहा हम अमेरिका चले गए, तो क्या हम हमारी ज़िंदगी वहाँ नहीं बना सकते थे? लेकिन
अगर हम सब वही सोच रखेंगे और हम जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम जिन्हें बिजनेस का एक्यूमेंट है, जिसके खून में बिजनेस है, जो प्रोफेशनल्स हम लोग हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हम लोग हैं, आप हैं, मैं हूँ, आपके यहाँ प्रोग्राम में कितने लोगों ने इंटरव्यू दिए, अब आप जाते रहते हैं चेंबर फेडरेशन मार्केटों में, हमने सबने ऐसी सोच रख ली, तो फिर हम 47 से यहाँ आए क्यों? सर एक बात बताइएगा, ये एक सकून है, जो मैं अपनी बात को दोबारा इंडोर्स करूंगा कि एक आदमी ऐसा है, एक एंटरप्रेन्योर ऐसा है जो 2,500-3,000 हज़ार घराने चला रहा है, फैक्ट्री का मालिक है, कुछ है। क्या सकून मिलता है ऐसे लोगों को रोजगार देके, उनकी खिदमत करके, जो कि आपके शहरी हैं, जो कि आपके मुसलमान भाई हैं? वो क्या एक सकून होता है देखिए, जो कि ट्रेडिंग में नहीं मिल सकता, जो कि किसी मुल्क की शरीयत में जाके वहाँ बसने में नहीं मिल सकता? पहली बात तो ये है कि सिर्फ मुसलमान क्यों, मेरे पास हिंदू भी काम करते हैं, क्रिश्चियन भी करते हैं, ये तो पाकिस्तानी है, मैं तो माइनॉरिटी में मानता ही नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमैनिटी बेसिकली। और देखिए, मैं या मेरे जो भाई हैं और हैं सनतकार, ये हमारा दिमाग है, हमारा हाथ नहीं है। हमारा हाथ हमारे कारकुन है। मैं कभी मजदूर नहीं कहता, ये मेरे कारकुन हैं, मैंने नोटिस लगाई थी, मैं कभी मजदूर नहीं कहता। मैं हालांकि मैं इतना लेबर की उसमें इन्वॉल्व हूँ कि एक शरीफ साहब, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ा लेबर लीडर था, वो धरेल से तकरीर में कहता था कि मजीद अजीज़ हमारी फेडरेशन का, लेबर फेडरेशन का मेंबर है। मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी लेबर के मामले में जिनीवा में की है 2 दफ़ा, ILO में। कितने प्रोग्राम्स मुझे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड पर बुलाए जा रहे हैं। और बड़ी बात नहीं है, अल्लाह के फजल करम से जितने भी हैं, मेरा बायोडाटा देख लें, इवन इन ILO के 2 प्रोग्राम, कई ममालिक के वहाँ एम्प्लॉयज़ आते थे, वो सब मुझे हमेशा हेड में, चेयरमैन में, इनका लीडर जो बिज़नेस का एम्प्लॉयज़ ग्रुप का था, 100% मुझे ही बनाया गया। मैंने कितने प्रोग्राम किए, उनको पता है मैं तैयारी करके जाता हूँ, मेरे को बोलने भी आता है, मैं हिम्मत से बोलता हूँ, अल्लाह के अलावा मैं डरता नहीं हूँ किसी से। तो इसका मतलब है ये जज्बा हुब्बुल वतनी और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से एक इनाम है एक इंसान को जो मिलता है, ट्रेनिंग मिली है, वो सब में वो सच्चाई बात बनी हुई है। अब सच्चाई पे अगर हम बात करें सर, हाँ। हम बहुत पीछे रह गए इस सच्चाई से, शायद जब ये वजह है कि हम बहुत जलीलो ख्वार भी हुए। आप क्या कहना चाहेंगे, एक सच्चा आदमी, सिंसियर आदमी, सच्चाई की अगर हम बात कर रहे हैं, सच्चाई का कितना अमल दखल है एक सक्सेस स्टोरी में, एक सक्सेसफुल लाइफ में? देखिए माशाल्लाह, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा है। मैंने इनको कोई नसीहत नहीं दी है सिवा एक, बचपन से, टेल द ट्रूथ, सच बोलना है। मैंने एक ही बात की है इनको। मेरे बच्चे 2 शादीशुदा हैं, इनके भी बच्चे माशाल्लाह हैं। मैंने इनको कहा है कि जी आपने गलती की बता दो, आप झूठ मत बोलो। और मैं तो आज भी अल्लाह के फजल कहता है कि आज मुझे इतनी इज्जत मेरे चेंबर्स और फेडरेशन और हर जगह सिर्फ इसलिए मिल रही है कि इनको मेरी इंटेग्रिटी और कैरेक्टर पे फ़ख्र है। उनको भी, मुझे SM मुनीर साहब ने तो खिताब दे दिया, डार्लिंग ऑफ कराची। मतलब ये है कि मुझे क्या है, क्यों मैं करूं, मुझे क्या करना है। मेरे को तो जो अपना खाना खाना है, और मेरी फैमिली की फ़िक्र करनी है, और मेरी बिजनेस की फ़िक्र करनी है, और मेरे मुल्क की फ़िक्र करनी है, मुझे और क्या चाहिए। नाजरीन, बात हम बारहा दोहराते हैं, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, दोबारा वापस आते हैं, स्टे विद अस एक छोटे से ब्रेक के बाद। मजीद अजीज़ साहब से बहुत ही काम की बातें हमारी जारी हैं और यकीनन आप भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। सर, बजट आ रहा है, जिस तरह आपने कहा कि इस गवर्नमेंट के बारे में बड़ी तवक्कुआत रहीं और बड़ी फ्रेंडली, बिज़नेस फ्रेंडली गवर्नमेंट है। पहले बजट से पहले एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर ये गवर्नमेंट इतनी फ्रेंडली है तो GIDC पे हमारा ताजिर रो रहा है सर। दूसरा, आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत हैं? देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा था, हमें तवक्को थी कि ये फ्रेंडली होगी, है ही नहीं। पहली बात उस तरीके से नहीं है, कुछ वजह जो एक्सपेक्ट किया था आपने। देखिए, चले पहले GIDC की बात करते हैं।
मकसद जीआईडीसी का गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो ये था कि हमें ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनेगी और उसका खर्चा काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, तो हम खैरात ज़कात दुनिया से ना लें और कोशिश करेंगे मैक्सिमम हम हमारे फंड जनरेट करें। बहुत अच्छी बात है। और इसका एक तरीका ये है कि आपका जो गैस बिल में अगर सच्चा लग जाता है वो फंड इसमें जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। हमारे आज के नहीं मुस्तकबल का मामला था। क्या ये बात चारों प्रोविंस के लिए थी? मैं आ रहा हूँ, ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन बनने का नहीं है, ये नॉन स्टार्टर था, है और रहेगा। इसके लिए एक ऑल्टरनेटिव टापी है, तुर्कमेनिस्तान से आएगा गैस, आगे किर्गिस्तान से भी आएगा अगर आना है, अफगानिस्तान के थ्रू होते हुए पाकिस्तान और इंडिया जाएगा। ईरान पाकिस्तान तब चलता जब IPI था, ईरान पाकिस्तान इंडिया जो ओरिजिनल था, लेकिन अमेरिका के प्रेशर में इंडिया हट गया, तो अब ये ईरान पाकिस्तान बनेगा नहीं। अब ये कह रहे हैं कि जी ये जो फंड है हम इसके जो दूसरे डेवलपमेंट है, लाइनें डालनी है, ये वगैरह किस सूबे में जानी है, किधर जानी है, इसका तयन नहीं हुआ है। ये बिल पास होना था, हमने बड़ी लॉबी की है सर, बड़ी तेजी के साथ ये बिल पास हुआ। अब ये क्या है कि एक तो ये कि रेट्रोस्पेक्टिव है कि जो पहले जब से हुआ था इससे, लेकिन मुझे लगता है वो नहीं होगा। प्रोस्पेक्टिव इतनी भी हुकूमत नहीं होए। हालांकि ट्विटर पे व्हाट्सएप और SMS आ रहे हैं कि GIDC इज इक्वल टू इकोनॉमिक टेररिज्म, जो आजकल का नारा है कि मईशत दहशत गर्दी एक किस्म की। हर फैक्ट्री का जो गैस इस्तेमाल करता है वो 30 से 35% हमारा चार्जेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, ये नहीं पता कि बजट में या बजट के फ़ौरन बाद गैस में कितने दाम नॉर्मल बढ़ेंगे। अब समझो 5% बढ़ गए तो 30 से 35% में 5% और आप ऐड कर लें तो महंगाई में इजाफा हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। उनको फिक्र नहीं है। देखिए, जिस मुल्क में टैक्स पेयर कल्चर नहीं है, जिस मुल्क IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB वगैरह पे उसका दारोमदार है, जिस मुल्क में एक्सपोर्ट का कल्चर नहीं है, जिस मुल्क में इंपोर्ट्स की भरमार है, जिस मुल्क में स्मगलिंग, अंडर इन्वॉइसिंग, मिस डिक्लेरेशन है, उसमें आपके पास कभी भी रेवेन्यू आएगा नहीं। सर अब समझिए, बजट से पहली बार मैं इसी करूँ, ये GIDC बजट सपोर्ट में इस्तेमाल होगा। ये ना लाइनें लगेंगी, ना नए गैस ज़काए ढूंढे जाएंगे, ना IP बनेगा, ना टापी से बनेगा। इनका खसारा उसको फिल करने के लिए ये GIDC होगा। तो अब ये सिर्फ ये कि बिजनेस कम्युनिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी मजबूर, क्योंकि सारे सियासतदान, 2 मेजर पार्टियों ने गठजोड़ कर ली है कि ये लगेगा और ये पास हो गया। सदर ममनून ने इस पर चिड़िया बिठा दी है। अब 2 चीज़ें कर लेते हैं, एक तो इसको प्रोस्पेक्टिव करें, आने वाले दिनों से 1 जुलाई से करें, पिछले नहीं करें। दूसरा, ये 100 रुपये अगर इंडस्ट्री पे, कैप्टिव पावर पे 200 है, 300 है, मैं वो 100 रुपये करता हूँ। ये आपकी और जो आपके देखने व्यूअर्स हैं इनके घरों में भी लगेगा। अभी उनको पता नहीं है, बर्फ जब गिरेगी तो। हम ये चाहते हैं कि जो 100 रुपये का भी 25-50 के अंदर आ जाए, और मुझे लगता है कि हुकूमत और इसका मेरे हिसाब से तकरीबन 50-55 पे फैसला होगा। तो एक तो ये होगा, लेकिन हमारे ऊपर ये लग गया है, हमारे ऊपर वार हो चुका है। तो सर इन्फ्लेशन की मैं बात कर रहा था जी, इसमें इजाफा हो जाएगा। वैसे ही हमारे यहाँ बेरोजगारी, गुर्बत ने कमर तोड़ी है आवाम की, और आप लोगों के पास तो लीगल आइडेंटिटीज़ हैं, फेडरेशंस हैं। हाँ। क्या आवाज़ उठाई आप लोगों ने इस सिलसिले में? हमारी और सुनवाई हुई और जाते हैं, लेकिन अंग्रेजी में कहते क्रिटिकल मास वो नहीं है। हमारे चेम्बर्स, हमारी फेडरेशन, एसोसिएशन में अभी वो नहीं है कि डट के खड़े हो जाएं, यूनाइट करें। तो सर आपकी, मैं आपको एक छोटी बात करूं, चेंबर पे बातें हो रही थी
कि अगर पाकिस्तान में लाख बिजनेसमैन डी रजिस्टर हो जाते हैं, FBI चेयरमैन और ये मिनिस्ट्री वाले करेंगे क्या? जाओ, नहीं देते। हम तो लॉयर्स की तरह सियालकोट और लाओ नहीं है कि जो। लेकिन सर इस तरह डर डर के कब तक जिंदगी गुजारेंगे? और आपने कहा कि अगर फेडरेशन वो उस तरह बात नहीं करती, वो स्टेटमेंट नहीं देती, तो ये हमारे बिजनेसमैन लोग वो मेंबरान मुंतखब क्यों करते हैं ऐसी बॉडीज? यहाँ कौन मुंतखब हो रहा है? यहाँ तो ये नॉमिनेशन एक्सक्यूज मी सिलेक्शन होती है। कहाँ इलेक्शन होते हैं यार? तो इसका मतलब मैं आपको बताऊं, कराची चेंबर में 2006-7 में मैं सदर था। सर बहुत अच्छा टाइम नहीं रहा, आप समझते हैं? मैं उसका एक मिनट कि 2007 में मेरा जो इलेक्शन एज ए सदर था वो मैनेजिंग कमेटी ने नहीं किया। पूरे कराची के बिजनेसमैन जो मेंबर थे उन्होंने आके वोट दिए। मेरे बैनर्स जिस तरह इलेक्शन में होते हैं पूरे कराची में लगे और थे। मुझे याद है उस वक्त आप लोग किस तरह एक एक मेंबर से जाके मिलते थे और कैंपेन, आपकी कैंपेन चलती थी सुबह से रात तक। और मेरे इलेक्शन के बाद लगता है किसी की हिम्मत ही नहीं हुई हमारी BMG ग्रुप के सामने खड़ा हो। मेरा आखिरी इलेक्शन अनअपोज बॉडी, सारे अनअपोज आए, क्योंकि हमने काम करके दिखाया, रात दिन किए, हुकूमत से लड़े हैं, दूसरे मसले उठाए हैं। लेकिन हमने एक बेड़ा उठाया था, एक जिम्मेदारी मेरी तो ये है कि जिम्मेदारी मुझे देते हो तो मुझे निभाना है, चाहे मेरी ज़ाती बिजनेस हो, चाहे ट्रेड वगैरह हो, चाहे कुछ हो। मुझे कोई कहता है तकरीर करे तो मैं तैयार होकर जाता हूँ, कोई कहता है मैं अच्छा खासा लिखता हूँ, मेरा ब्लॉग है, मेरे व्यूज़ हैं और मेरी बातें दिल से बाहर निकलती है, असर रखती है। अच्छा सर, नाजरीन को खुशखबरी देंगे आने वाले बजट के हवाले से? है कुछ ऐसी चीज़ देखें, या हम तैयार हुए एक नए खतरे के लिए तैयार हो जाएं? देखें, FBR के करता धरता लोग कभी मार्केटों में जाते नहीं हैं, वो अपनी ऑफिस के बाहर निकलते नहीं हैं। रोज़ अखबार में आप पढ़ते हैं आम जाम के 7 लाख नए हमने आइडेंटिफाई किए। वो 7 लाख कौन है? एक तो पकड़ो। 7 लाख हमने नए किए। हम 3,000 अरब रुपए हम रेवेन्यू करेंगे, फिर साल में 3 दफ़ा इसको नीचे रिवाइज करते हैं। सर CNIC को NTN समझने की भी बातें हो रही हैं। ये तो सही बात है, ये तो पहले ही होना चाहिए था। दुनिया भर में, अमेरिका में हम जाते हैं, एक सोशल सिक्योरिटी से हर चीज़ काम होती है। ये अपने अपने नए ड्रामे करते रहते हैं। एक CNIC प्रूफ, जो लोग लाखों रुपए के बिजली खर्च करते हैं उनके बिल इनके पास हैं, जिम खाना के मेंबर हैं, फलानी क्लब के मेंबर हैं, हर हफ्ते मुल्क के दुबई जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। डेटा नादरा का है, हर चीज़ है। आपके अंगूठे लगते हैं, आपकी फ़ोटो ली जाती है, कौन कितने जा रहा है। अगर आपको करना है, आप ना अब एग्रीकल्चर है, आप एग्रीकल्चर में वो जी, आप वो एक टेनिस बॉल की तरह है। वो कहता है ये सूबाई मामला है, वो कहता है फेडरेशन का मामला है, सूबा इसी में बैठे होते हैं। जनाब आप मेरी बात सुने कि आपका जो सपोर्ट प्राइस देते हैं जिसमें आप इनसे खरीद रहे हैं उसमें ही माइनस कर दें, टैक्स हो गया। जिस तरह हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारा एक सोर्स करता है, उसका भी काट लें। बात तो फिर सिंसियरिटी भी आ जाती है ना, सिंसियर होना पड़ेगा ना। देखें, हमारी तकरीबन जो कंपोजिशन है हमारी असेंबलियों की, उसमें यही लैंडलॉर्ड साहब हैं। आज बांग्लादेश का गारमेंट सिर्फ 26 अरब डॉलर है। हम 3 साल से 24-25 से बढ़े नहीं है टोटल। वहाँ क्या कामयाबी है? कैसे हो गया? वहाँ इतने पावरफुल कैसे हो गए वो गारमेंट वाले? इसलिए कि असेंबलियों में गारमेंट वाले जो बड़े बड़े सारे असेंबलियों के मेंबर हैं, हमारे ये फ्यूडल लॉर्ड्स बैठे हुए हैं, वो तो पढ़ाई नहीं करने देंगे, वो हेल्थ को कहाँ, वो कभी कोई चीज़ नहीं करने देंगे। तो ताजिर और सनत के ऊपर ही बोझ आएगा। और ऑफ कोर्स जो सैलरीड लोग हैं जिनकी तनख्वाहें ऑफिशियल हैं। इसलिए इस मुल्क में आज ही मैंने पढ़ रहा था, हम कहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हम 6.6 अरब डॉलर का चाइना से माल लेते हैं। चाइना का रिकॉर्ड 11.5 अरब दिखा रहा है। तो इसका मतलब 100 रुपये की चीज़ 50 रुपये करके आ रही है, बाकी अंडर इन्वॉइस हो रहा है। ये 10-12 तो रियासतें इस मुल्क में, आपको पता है? ये नहीं पता। अब ये रियासतें नहीं कहलाती हैं, ये ड्राई पोर्ट कहलाते हैं। दुनिया में ड्राई पोर्ट एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है, ये इंपोर्ट को करते हैं। ये लूप होल के ऊपर लूप होल हर चीज़ में दिए जाते हैं ताकि हम कभी भी
फॉर्मलाइज इकोनॉमी बने ही नहीं, डॉक्यूमेंटेशन हो ही नहीं। मैं अगर गारमेंट बना के मैं सेल टैक्स भी दे रहा हूँ, ये भी दे रहा हूँ, तो मेरे ऊपर तो एक पहाड़ है। अगर मैं औरंगी कोरंगी में बनाया, चुपचाप 2 नंबर के बिल बनाए, तो मैं आराम से फैमिली को दुनिया भर की सैर करवाऊँगा। मुसीबत ये है कि फॉर्मलाइज इकोनॉमी गवर्नमेंट ही नहीं करने देती। तो सर इसमें आपने जैसा अभी बजट की हम बात कर रहे हैं, कोई प्रपोजल आप लोगों ने भेजा यहाँ से? हमने बहुत देखिए, प्रपोजल बहुत जाते हैं कि आप इस तरह करें, इस तरह करें, टैक्स में ये करें, एनॉमलीज हैं, सेल टैक्स में 240 अरब रुपए अगर हमारे सेल टैक्स रिफंड में फंसे हों और हुकूमत वक्त वो हमारे पैसे हमको ना दें, तो फिर हम महंगी बस या तो हम काम कम कर दें या फिर बैंकों के पास जाएं। बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक क्या करती है? बैंक तो जितनी आपसे जो रोज़ एडवर्टाइज कर करके करंट अकाउंट खुलवा रही है और आपको लॉलीपॉप दे रही है कि फ्री ATM कार्ड नहीं, ये कार्ड, वो सारे पैसे हुकूमत को दिए जाते हैं। बिल्कुल नाजरीन, ये हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा और बहुत अच्छी चीज़ है कि माजिद अजीज़ साहब से की बातों से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और ये वक्त है अवेयरनेस का, ये दौर है अवेयरनेस का। अगर आज भी आप अवेयर नहीं होंगे तो नुकसान उठाएंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मजीद अजीज़ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हैं। सर हम बात कर रहे थे प्रपोजल की, आप भेजते हैं तो कोई सुनवाई होती है फेडरल लेवल पे? कराची चैम्बर ने ऐलान किया, हमारे सदर ने इफ्तिखार वोरा ने, कि इस दफ़ा चूँकि हमारे इतने मेहनत करके प्रपोजल बनाते हैं वो लगता है रद्दी की टोकरी में होते हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कोई रिटायर्ड एक ग्रेड 18-19 का बंदा बिठा देते हैं, उसको कहते हैं मैं जो अच्छी चीज़ें जो हैं जिससे FBR को फ़ायदा होगा वो निकाल लें, बाकी रद्दी की टोकरी में फेंक दें। उन्होंने लेटर लिखा है इशाक डार को कि हम इस दफ़ा कराची चैम्बर बॉयकॉट करेगी पूरा बजट, ना हम इस पर कॉमेंट देंगे, बिल्कुल इफ्तिखार वो ना हम सुनेंगे हम, और ना हम इसके ऊपर कुछ करेंगे, जो करना है करो। एक तो ये बात हुई। हम हड़तालों के फेवर में नहीं है, लेट मी बी कैटेगोरिकल। हड़ताल सलूशन नहीं है, हम नेगोशिएशन और हमारी जो कन्विंसिंग पावर से करेंगे। लेकिन अगर कराची चैम्बर, क्योंकि फेडरेशन करे ना करे, अगर कराची चैम्बर दीवार के साथ आपने को लगा दिया और काम की बात नहीं हुई, तो जैसा कि आपको याद होगा हमारी अभी डिनर हुआ था BMG का, 18 ईयर्स आपकी BMG ग्रुप को, जो मैं उसमें से 4 उन्होंने लोगों ने इसको, सिराज तेली, जुबैर मोतीवाला, मकसूद इस्माइल और मजीद अजीज़, हम 4 ने BMG बनाई थी 18-20 साल पहले। अगर नहीं हुआ और अगर कराची की ताजिर बरादरी ने कुछ ये कदम उठाया तो फिर पीछे हटना नहीं होगा, तो नौबत नहीं आएगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम धरने दें, हम नहीं चाहते कि हम हड़ताल करें। प्रोटेस्ट आपका हक तो है ना? हक है, प्रोटेस्ट हम करेंगे हमारी ज़बान से, नेगोशिएशन से समझाएंगे। अगर नहीं समझ आई तो फिर बैठ के फैसला करेंगे। सर आपने अपने वक्त में बड़ी मेहनत की, मैंने स्टडी किया, बहुत सारी फोरम्स आपने उनकी बुनियाद भी रखी इटाली के साथ या जापान के साथ। कहाँ तक आप समझते हैं कि फ़ायदा हुआ इन फोरम्स का बिजनेस के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से? बहुत अच्छी आपने बात की, लेकिन इसका बैकग्राउंड भी तो पहले दे दूँ। जब मैं 73 में बैचलर्स और मास्टर का अमेरिका से आया और मुझे बिठा दिया, पूरा फैक्ट्री का इंचार्ज बना दिया, मुझे ना लेबर लॉ पता थे ना कानून पता थे, तो मैं पूछता था मेरे बुजुर्ग बड़ों को और मैं मेरे मैनेजरों को कि आप बैंक के प्रेसिडेंट को जानते हैं, फलाने को जानते हैं, तो पता चली कि हमारे जितने भी थे उन्होंने कभी बैंक प्रेसिडेंट के ऑफिस में नहीं गए, उन्होंने कभी कोई बड़े चेयरमैन FBR के पास नहीं गए, CBR था, ना कोई मेंबर के पास, ना कलेक्टर तक नहीं जाते थे। और बता हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हम तो वो नीचे। तो मैंने एक दिमाग में डाल दिया कि इस मुल्क में सिर्फ पैसे देने से काम नहीं होगा, ताल्लुकात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको नेटवर्किंग कहते हैं।
और मैंने ये कर लिया कि जी मुझे आपके चैनल के CEO अब्दुल सत्तार हबीब से मिलना है, तो मैं उसको ऊपर रखता था और नीचे देखता कि उससे मिलने का तरीका क्या है। तो पता चलिए वकार खान साहब जो है ना, जिसको मैं जानता हूँ, उनकी बड़ी पहुँच है, उनकी बात सत्तार हबीब सुनते हैं। इसी तरह मैंने क्या कि लेबर सेक्रेटरीज यहाँ तक है, हर वो चीज़ को किस तरीके और कहा, और मैं बड़े कभी कभी ज़रा बड़ा भी मारता था कि सदर पाकिस्तान भी मेरे नाम से मुझे जानेगा। खैर वो तो ममनून साहब हैं और दूसरे भी हो गए माशाल्लाह, सदर साहब मुशर्रफ थे या जरदारी साहब थे और भी। ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि मैंने देखा ये रास्ता बनाना पड़ेगा। तो इसलिए करते करते मुझे एक मौका साइट एसोसिएशन में मिल गया। जब मैं आया तो मैंने देखा कि ये बड़े बड़े जो हमारे वहाँ अंकल्स बैठे थे, वो काम कुछ नहीं करते थे, ना डोनेशन देते थे, ना इनकी साल में एक फ़ोटो पैसे दे के छपवाते थे डॉन में या किसी में कि एग्जीक्यूटिव कमेटी बैठी है। इनकी एनुअल रिपोर्ट इतनी छोटी होती थी, में 3-4 एड्स होते थे। उस वक्त मुझे भी दुनिया नहीं जानती थी, बिजनेस कम्युनिटी मुझे नहीं जानती थी। मैंने पहले ही मुझे दे दिया गया, तो मैंने पूरा साइट वीक बनाया, अंदर एग्जीबिशन भी की, ग्रैंड डिनर भी किया, लेडीज़ डे भी किया, क्रिकेट टूर्नामेंट भी करवाया, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आया। बिल्कुल। और मैंने जो भाग भाग के मैंने ऐड ली तो इतनी मोटी थी, वहाँ मेरा स्टार्ट हो गया। लेकिन मुझे जब ग्रैंड डिनर था, सारी मेहनत मैंने की थी, मेरी एज भी अर्ली 30s में थी, लेकिन उस वक्त जब पूरी बिजनेस कम्युनिटी इंडस्ट्री बैठे हैं, उस वक्त के चेयरमैन को ये नहीं हुआ कि खड़े होकर रिकग्नाइज करें कि इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यंग मैन है, मजीद अजीज़ का है। मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, मीडिया को मैं लाया हूँ साइट में। उस ज़माने में डिप्लोमेट्स को कभी नहीं आते तो उनको मैं लाया हूँ। मैंने कहा डिप्लोमेट्स लाओ, क्योंकि मैंने पहले दिन सोच लिया था कि मेरे रास्ते बनाने हैं। अब उससे मेरी बिजनेस को फ़ायदा हो, मेरी ज़ात को फ़ायदा हो, मुल्क को फ़ायदा, या मेरे जो कोलीग्स हैं उनके मैं काम करूँ। इसी तरह मैं ताल्लुकात बनाता गया, मौका मिला। कितनी मेहनत लगी इस काम में? आज अगर साइट एसोसिएशन का दरवाजे लेके कराची चेंबर के सदर का हलफ उठाने में 25 साल लगे। 25 साल का बड़ा दुश्वार सफ़र रहा, इसलिए कि मैं कभी कोई चीज़ मांगता नहीं हूँ, पोजीशन। आई वॉन्ट टू अर्न। जगह बनानी पड़ती है इंसान को। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा काम करूँ कि मुझे ये कहें कि जी नहीं, आप इसके हेड बने। ये मेरा है। मैं कभी कोई चीज़ मैं नहीं मांगता, मैं मेरे कंट्रीब्यूशन पे आता हूँ। मैं नहीं कहता हूँ मुझे अब चेंबर का, मुझे तो बनना ही नहीं था, और मुझे 82% वोट मिले 2006 में। उस जगह जो फिर फेडरेशन का वो प्रेसिडेंट बना, लेकिन कराची चेंबर का ना बन सका, और पूरे कराची के वोट। और जब मैं जीत गया तो एयरपोर्ट जाता था, यहाँ जाता तो यहाँ तक कि पुलिस वाले गाड़ी रोक के मेरे से हाथ मिलाते थे, सर मुबारक, क्योंकि मेरे बैनर्स लगे हुए थे। पॉइंट ये है कि कुछ भी काम करो, मांगो नहीं। रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, पोजीशन मांगी नहीं जाती, पोजीशन आपको अर्न करनी पड़ती है। एंड वता इज्जु मंतशा वता जिल्लु मंतशा। और इसीलिए फिर इस तरह मैं फाउंडर हूँ पाकिस्तान जापान बिजनेस फोरम का। हालांकि मेरी इतनी दोस्ती कौंसल जनरल नहीं थी, मेरी तारीफ सुनी, उन्होंने मुझे लाए। मुझे ये ऐसा श्रीलंका के वाहिद मेरा फोरम है, जितने भी पाकिस्तान फोरम है, 2 इनके सदर यहाँ आए हमारे पास। उन्होंने मुझे कहा कि वी वांट यू टू बी। तो मैंने पाकिस्तान श्रीलंका बिजनेस फोरम, इस तरह इंडोनेशिया चूँकि मेरा बड़ा काम है, उन्होंने कहा जी आप होंगे तो चलेगी। मैं चेयरमैन मुझे बनाते, लेकिन मैं लीड करता हूँ। मैं आपको कहा वो जो मैं इतनी मेहनत की 83 में और 82 में, और मुझे रिकग्निशन नहीं दी गई थी, तो मैं आज करता हूँ कि जितने यूथ और जितनी विमेन की एम्पावरमेंट के लिए मैं करता हूँ, और मैं हर एक को आगे लाता हूँ। जुबैर मोतीवाला को मैं लाया हूँ, और बड़े बड़े जो लीडर हैं वो मेरे आशीर्वाद से आए हैं। सर वुमेन की बात पे रुकते हैं हम। माँ का कितना अमल दखल है ज़िंदगी के अंदर? हाँ, ये मेरे ख्याल से शायद ही कोई मर्द होगा, बच्चा होगा दुनिया में, वो
उसको बोलेगा ना, माँ का ही है। वालिद मेरे जब उस ज़माने ईस्ट पाकिस्तान तक जाते थे, ये सोचे मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो जितने भी क्लास से पढ़ी वो टॉप करती थी। हमारे हम कैसे हम कैसे बन गए? हमारे जो यूथ देख रहे हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स के हवाले से? देखिए, यूथ का पेरेंट्स के साथ पहले तो ये काम ये है कि 2 घंटे मिनिमम हर वीक वेलफेयर पे खर्च करने। 2 घंटे आप फेसबुक ना जाएं, आप सोशल मीडिया ना जाएं, आप इधर उधर ना जाएं। हुक्का पीने हो, क्या पीते हैं? शीशा पिए नहीं, जो लोग पीते हैं, गाने बजाने नहीं सुने। 2 घंटे सिर्फ, ज़्यादा दें तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप एदी में चले जाएं, आप हमारे किसी हॉस्पिटल में जाके करें, किसी को कुछ नहीं, तो आप एक काम तो इतना कर सकते हैं, हर कोई के हाथ में एक छोटी छोटी बोतल पानी की हम फेंक देते हैं, आप उसको फेंकें नहीं, घर ले आएँ। ठंडा पानी अगर आपके पास फ्रीज़र है वगैरह, ठंडा करें और अपने हाथ में थैली में शॉपर में ले जाएं। पुलिस वाला है, कोई गरीब है, चल रहा बेचारा परेशान रोड पे, आप एक दे दे, वो नेकी हज़ारों नेकियों से अच्छी है। पानी पिला दें इनको। दूसरा, ये 2 घंटे आपको हफ्ते में देने हैं, और 2 घंटे देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज हम कितने भी हैं, वेलफेयर हमारी ब्लड में है, पाकिस्तानियों के खून में है। 125-150 अरब रुपये हम हम डोनेशन देते हैं, पूरा पाकिस्तान। एक गरीब आदमी 3,000 भी कमाता है तो वो भी 30 रुपये दे आएगा। प्लीज़ 2 घंटे ये दें। एक चीज़ है जिससे प्रोग्राम का एक ऑब्जेक्टिव है, हुब्बुल वतनी, पाकिस्तान का झंडा ऊपर होना चाहिए, पाकिस्तान का झंडा लेके करें। पाकिस्तान के खिलाफ जो भी बोले, चाहे आपका नेबर हो, चाहे आपका कोई घर में हो, या आपका कोई भी हो, आपको उसको ऐसा जवाब देना है कि पाकिस्तान बिगैर दुनिया है ही नहीं। सर, यहाँ पे एक वाकया पिछले दिनों हुआ गिलगित बल्तिस्तान में हमारे डिप्लोमेट्स के साथ, जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और बड़ा अफसोसनाक सानिया था, बट डेट वाज एन एक्सीडेंट, जो कि एक्सीडेंट है विच कैन हैपन एनीवेयर, कहीं पे भी दुनिया के हो सकता है। और मैं चाहूँगा यहाँ अगर आप कंडोलेंस पेश करें हमारे देखने वालों को और डिप्लोमेट्स जो मौजूद हैं उनके लिए। लेकिन डिप्लोमेट्स उर्दू नहीं समझेंगे, इंग्लिश में आप बिल्कुल ये मैसेज दीजिए। आई वुड लाइक टू गिव दिस मैसेज टू माई डिप्लोमेट फ्रेंड्स. And as you know, I've been involved in lot of diplomatic friends and lot of bilateral forums, and especially for me, of course, each and every life is important, and it was an act of nature. It was not any human involvement. But two of somebody that I felt very close to one was Ambassador Burhan of Indonesia, and one was Marcel de Werk of Netherlands. In fact, just a couple of days before he was in that ill-fated flight, he was there. In fact, we laughed at each other, and we said we'll be on Twitter together. So he followed me, I followed him, and Mr. Burhan, I think one of the most jolliest and down-to-earth ambassadors I've ever met was Ambassador Burhan, and no pretensions. Plus our other ambassadors, excellencies, and their spouses. But I hope and pray that this will not affect the bilateral relationship with Pakistan. You are ambassadors of your own country, but when you come here, you also become ambassadors of Pakistan in your country, because you have seen that the love people give you, the warmth that they show to you, you have seen how they have been close, trying to impress upon you that we are not 200 million terrorists, we are not 200 million extremists, we are not 200 million bigots, we are a very proud, a patriotic, peaceful nation. Few elements are giving us a bad name. We are trying to improve our country's image in your countries. Our humble request is on behalf of the business community of Pakistan and especially Karachi, that please help us in
promoting Pakistan, improving our image. We are doing our level best. Our armed forces are behind it. Our government is behind it. Civil society is behind it. And you are the ones who can carry across our message that Pakistan means peace. Very good. And Pakistan means proud, patriotic Pakistanis. I really thank you very much. पी फॉर पाकिस्तान एंड पी फॉर पीस, बहुत अच्छी बात की माजिद अजीज़ साहब ने। नाज़रीन, बदकिस्मती हमारे प्रोग्राम का वक्त कम और मजीद अजीज़ साहब की बातें बहुत अच्छी अच्छी। सर इंशाल्लाह एक और सेशन आपके साथ रखेंगे और इतनी खूबसूरत बातें जो हम कर रहे हैं, नीयत मेरी भी यही है, आपकी भी यही है कि हम एक पैगाम दे सकें अपनी यूथ को खुसूसन और हमारे व्यूवर्स को कि वो पेट्रियोटिज़म का जज्बा जो है वो उभार सकें। नाज़रीन, इन बातों के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करते हैं। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपने होस्ट वकार अहमद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।